नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र में किसकी बनेगी सरकार। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। एनडीए ने बीजेपी की अगुवाई में जहां 292 सीटें हासिल कर सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया 233 सीट अपने नाम करने के साथ सरकार बनाने का दम भर रही है। हालांकि एनडीए में शामिल बीजेपी को अकेली 240 सीटें मिली हैं, जबकि सहयोगी दल एनडीए को 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अन्य घटक दलों से को मिलाकर एनडीए पूर्ण बहुमत तक पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा देकर तीसरी बार सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि देश में तय नियमों के अनुसार सरकार बनाने का दावा सबसे अधिक संख्या वाले राजनीतिक दल के पास होता है। इस मामले में बीजेपी सबसे आगे है, फिर उसकी अगुवाई वाले गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है, यानी नियम के अनुसार सरकार बनाने का पहला अधिकार एनडीए के पास ही है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जारी है और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की सूचना आ रही है। ऐसे में फिलहाल इंडिया के पास सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने का कोई विकल्प नहीं है। वहीं एनडीए के घटक दलों की भूमिका भी बढ़ गई है। दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की बैठक में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के साथ ही अन्य घटक दलों के नेता अभी मंथन कर रहे हैं। मंथन जारी है। वहीं एनडीए में बिखराव की संभावना को लेकर इंडिया गठबंधन भी कहीं न कहीं सरकार बनाने की जुगत में लगी हुई है। अगर एनडीए के घटक दलों में कुछ या सभी भाजपा को समर्थन देने से मना कर देते हैं, तब सरकार बनाने पहला अधिकार किसके पास होगा, इसको लेकर सोचना होगा। यानी राष्ट्रपति तब भी भाजपा को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करेंगे, क्योंकि ये नियम है। नियम के अनुसार सबसे ज्यादा संख्या में जो पार्टी होती है उसको राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे सियासी गणित किस तरीके से राष्ट्रपति किसको आमंत्रित करती हैं, क्या हमारा संविधान कहता है, रूल क्या है, इसको लेकर रूल बुक में क्या कुछ लिखा है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट, फिर एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे आगे प्रक्रिया होगी। आम लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सबके सामने हैं और जिसके बाद से ही सरकार कौन बनाएगा इसको लेकर जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। जहां दिल्ली में इंडिया गठबंधन और एनडीए की गंभीर बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की नजर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक चलने वाली इस बैठक में कई सारी बातों का निर्णय होगा। हालांकि एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वो जीत के आंकड़े से काफी आगे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को अभी भी कई सीटों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता लगातार विपक्षी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम से कल तक कई सारी बातों से पर्दा उठ जाएगा। देश में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से कई जगह पर जोड़ तोड़ देखने को जरूर मिलने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दुष्यंत कुमार ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। उन्होंने लिखा है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी संघर्षरत हैं। संघर्षरत किस लिए हैं? कि उनको सरकार बनाना है। अब नियम की बात अगर कर लें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की अगर बात कर लें, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति को सबसे संख्या बल में जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होती है, नियम यह है कि राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यानी अब इस हिसाब से देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के पास सबसे ज्यादा संख्या बल है। राष्ट्रपति उनको आमंत्रित कर सकती हैं कि सरकार बनाइए, या फ्लोर टेस्ट का भी एक प्रावधान है। फ्लोर टेस्ट का ये कि आप आइए, बहुमत साबित कीजिए, इसके बाद सरकार बनेगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास 233 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी 233 सीट पर सांसद चुनकर आए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा है, यानी 292 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी बात रख सकती है कि हमारे पास 292 सांसद हैं। अब आज की
करंट परिदृश्य पर अगर नजर दौड़ाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए। मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं इस समय नरेंद्र मोदी, जो कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। एनडीए घटक दल की बैठक शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में यह बैठक चल रही है। एक संभावना यह भी व्यक्त किया जा रहा है कि 7 तारीख को एक बार फिर से पुनः, इस सूत्रों के हवाले से खबर है, इसको हम पुख्ता तौर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जानकारी के लिए यह है कि 7 तारीख को बैठक होगी। बैठक के बाद यह तय होगा कि क्या 8 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जोड़ तोड़ की भी राजनीति हो सकती है। यह संभावना है। सभी जो विपक्ष के लोग हैं यानी इंडिया गठबंधन की, उनकी भी कोशिश होगी अंदर खाने में कि जोड़ तोड़ की राजनीति की जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। अब कांग्रेस के, क्योंकि क्या है, विपक्षी 10 साल से सत्ता सूखा हुआ है, यानी 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोग जो है वो जुड़े हुए हैं, यानी एनडीए की सरकार है। और अब देखना यह होगा कि इस बार क्या कुछ होता है। हमारे साथ एक खास पैनल है और चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋचा राजपूत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चंचल कुमार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एचएन उपाध्याय जी मैं आपसे करना चाहता हूं। संख्या बल अभी आपके पास उतना नहीं है, लेकिन जुगत में तो लगे हुए होंगे, तो आप आगे की रणनीति बताएंगे क्या? This time again for 2026 जी, उपाध्याय जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी जी, अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही, बोलिए। ऐसा है, देखिए लोकतंत्र में हम्म हर गठबंधन और हर पार्टी हम्म अगर बहुमत के नजदीक है, हालांकि बहुमत किसी पार्टी को अकेले नहीं मिली है, हाँ, गठबंधन को मिली है, जिसमें सब पार्टियों का अलग अलग अस्तित्व है, अपना अलग अलग बैनर, अलग अलग झंडा है। तो वो प्री पोल अलायंस हो चाहे पोस्ट पोल अलायंस हो, बात एक ही है। ठीक है, हमारा 234-35 है गठबंधन को, उनका 290-92 है। तो लेकिन उसमें कभी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो प्री पोल अलायंस होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, समर्थन नहीं देते हैं। फिलहाल वो लोग हैं, हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं भाई कि अगर हमारी विचारधारा किसी से मिलती जुलती है तो अगर वो हमको समर्थन देते हैं तो हम स्वागत करेंगे समान विचारधारा के आधार पर। जहां तक आप चंद्रबाबू नायडू जी की बात करते हैं, अभी हाल ही में उनके राज्यसभा सदस्यों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिला लिया। ईडी के नाम पर उनके दरवाजे पे ईडी खड़ी रही, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नीतीश कुमार जी के पार्टी को भी आरसीपी के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का यह काम रहा है, हमेशा उनकी परंपरा रही है कि जो उनको सहयोग देता है उसी को कुछ दिन बाद तोड़कर अपने पार्टी में मिला लेते हैं। मतलब अगर ये गठबंधन मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति खूब चलेगी। जी नहीं, अगर उनको गठबंधन जो सहयोगी दल उनकी हम बात कर रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा भी तो सोचेंगे कि किस गठबंधन में हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारी पार्टी का अस्तित्व बना रह सकता है। कौन, जो कि उनके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो कह रहे थे विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देना चाहिए। आज वही क्षेत्रीय पार्टियों से सहयोग लेने जा रहे हैं। आप बताइए, चंद्रबाबू नायडू जी अल्पसंख्यकों खासतौर से मुसलमानों का आरक्षण आंध्र प्रदेश में कम, उसकी बचाव करेंगे। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे देंगे, SC ST OBC का आरक्षण छोड़कर इंडिया गठबंधन के लोगों को। ये कैसी विचारधारा मिलेगी? ठीक है, बताइए कहाँ इनकी विचारधारा मिलेगी कि समर्थन चलेगा और सरकार बनेगी तो चलेगा। चंचल कुमार जी, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, समाजवादी पार्टी की रणनीति शायद जनता ने पसंद किया, आगे की क्या रणनीतियां हैं? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रदेश की आवाम का बहुत बहुत शर्मात्मक के उनको प्रणाम। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। उत्तर प्रदेश में नफरत की हार हुई, नफरत की हार हुई है। लोगों को बांटने वाले, जो धर्म को धर्म में, जाति लड़ाने वाले लोग, जो देश के भाईचारे को खत्म करने वाले लोगों की हार हुई है। हमारे उन्हें जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी इनको करारा
बजरंगबली ने धोया था, इधर प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने तीर और धनुष से जो है बीजेपी का सफाया करने का काम किया। एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा जो इनके जो ट्रस्ट, जो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष जो है जिनको बना रखा है इन्होंने, उनके लड़के को भी जनता ने हराने का काम किया। तो एक मैसेज, साफ संदेश है, प्रदेश में नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों की समस्याओं पे बात होनी चाहिए, जो है महंगाई पे बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए, देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो प्रमुख, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी मुजरा, मुस्लिम और उसके अलावा जो है ना जाने क्या क्या बातें करते रहे, और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते थे। इस चीज को जनता ने नकारने का काम किया है। और जो लोग भारतीय, चलिए अखिलेश यादव की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव दिल्ली इंडिया गठबंधन में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर। चलिए कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अखिलेश यादव पहुंचे हैं, संभवतः कुछ मीडिया से अगर कुछ बोलते हैं तो आपको जरूर सुनाएंगे। ले अखिलेश यादव चले गए, मीडिया से कुछ उन्होंने बातचीत नहीं की है। ये इंडिया गठबंधन ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल यार, चलिए ठीक है, चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर थी। चंचल कुमार जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें। तो ये जनता और जिस तरीके से प्रधानमंत्री 405 का नाम और घमंड, चूर लोग थे और मुंहतोड़ जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री जी को अगर नैतिक, चलिए ठीक है चंचल जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। ऋचा जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है ऋचा जी मेरा सवाल आपसे, आगे की क्या कुछ रणनीति अब है? जी सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तीसरी बार भी अपने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा दिखाया और हम एनडीए के साथ जुड़ के मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरा, जो ये मतलब बात विवाद चल रहा है कि किसने कितनी सीटें जोड़ी, कितनी टूटी, जिन्होंने पूरे इंडिया को तोड़ दिया, INDIA कर दिया, वो आज जोड़ने और तोड़ने की राजनीति की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि चाहे कोई भी हो, सरकार सब कोई भी समर्थन उसको देना चाहता है जो स्थिर सरकार देता है, जो विकास की बात करता है। आप एक चीज गौर करिएगा, जैसे मैं यूपी से आती हूँ, यूपी में कहीं भी विकास के नाम पे एक सिंगल बात, अगर अखिलेश यादव जी 37 सीट जीते हैं तो क्या 33 सीटों को विकास नहीं चाहिए था क्या? क्या 33 सीटों को क्या कहते हैं महंगाई की दिक्कत नहीं थी क्या? कि 33 सीटों पे बेरोजगारी नहीं थी क्या? आप ये मत कहिए। और दूसरी चीज, आज लखनऊ में एक बहुत अच्छा कांड हो रहा है, पता है आपको? लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर औरतें खड़ी हो गई हैं, कह रही हमको 1 लाख रुपए तो हमने तुम्हें वोट दिया है। अब अखिलेश यादव तो पल्ला झाड़ लेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे भैया तुमने कौन सी सरकार बनाई? तो अब ये जो लखनऊ का जो एक वर्ग है जिन्होंने इनको वोट दिया, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे, खटाखट के नाम पे, मुझे लगता है जो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, इनसे बोलो कि ये सारे लोगों को उठा के वहां ले जाए और वहां खटाखट पैसे भिजवाए। तो दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष ने काम किया, उसने केवल एक काम किया, उसने केवल नकारात्मक, गलत, झूठा दुष्प्रचार किया, कोई काम की बात नहीं करी। और दूसरी चीज, आपको समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो पता है क्या? मुझे तो नहीं पता है, कहीं भी किसी मंच से समाजवादी मैनिफेस्टो की बात नहीं है। अगर वो लड़ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो से रही है तो सीट तो कांग्रेस को जीतनी चाहिए थी। तो ये जो निराधार चीजें है ना, हाँ आप जीते इसमें आपकी तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अखिलेश यादव जी ने बचाया है। अब अखिलेश यादव जी ने बचाया क्या? अखिलेश यादव जी जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे वो था एक अल्पसंख्यक और वक्फ बोर्ड। उन्होंने अल्पसंख्यक और वक्फ बोर्ड का संविधान बचा लिया है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आती तो ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद जो सबसे बड़ा काम करते वो सबके लिए एक समान कानून लाने का करते। तो इन्होंने उससे निजात दिलाया है उस वर्ग को जो चाहता था कि संविधान खतरे में है। अगर आज जहां से आप बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड दावा कर दे कि ये मीडिया जहां से आप बात कर रहे हैं ये उसका है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो आज ये कह दे कि प्रधानमंत्री आवास उनका है तो प्रधानमंत्री जी को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये उनका नहीं है। वक्फ बोर्ड कोई भी चीज का सबूत नहीं देता है। तो हाँ, अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने उस संविधान को बचाया है जो एक वक्फ बोर्ड के लिए बनाना था। और ये बताइए
बताइए अखिलेश यादव जी अब किस मुंह से निकला? अखिलेश यादव जी है कहाँ? उनको उनकी चिंता करी ना, जिन्होंने आपको 37 सीटों को जिता के रखा है, उनको पैसा देगा कौन? उनको आप कौन सी कांग्रेस की योजना यहाँ दिला पाओगे? देखिए अखिलेश यादव जी ने केवल अपनी एक पारिवारिक जमीन बचाई है, किसी तरीके से जोड़ तोड़, सबको पता है किस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश में जाके एक दूसरे को इसका गाली जवाब गलौज दी है। मैं ठीक है, इसका जवाब मैं एचएन उपाध्याय जी से ले लेता हूं। जो अभी आप कह रही थी कि कुछ महिलाएं आई है 1-1 लाख रुपए मांग रही है और आप कह रही खटाखट के पैसा। मैडम हाँ ठीक है उपाध्याय जी, अभी ऋचा जी कह रही थी कि कुछ महिलाएं हैं जो कह रही कि हमने आपको वोट दिया है 1 लाख रुपए दे दीजिए। अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर। कांग्रेस कार्यालय के बाहर इसमें क्या? ऋचा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मेरी सरकार बनेगी तब ना मैं पैसे देने की बात कही थी। देखा मेरे हाथ में है क्या? अब देखिए आपने मतलब यही चीज है। आप सरकार बनने के बाद 15 लाख तेलंगाना, कर्नाटक, नौकरी तो दी हिमाचल, नहीं। भाई साहब आप तेलंगाना, सरकार को कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में दीजिए ना, वो से जा रहे हैं पैसे। वहाँ मिल रहा है। रीटा जी क्या पता मिल कर रहा है? लीजिए। नहीं कोई कुछ नहीं दिया, झूठ बोल रहे हो, कोई एमएसपी नहीं वहाँ दी, सब मिल गलत रहा चीज। है। जो सुनिए, 2000 रुपया महीने हमने कहा था कांग्रेस ने, सुनिए मैं इनकी एक सच्चाई बताती हूँ, सुनिए मैं इनको सच्चाई बताती हूँ। इन्होंने राज्यों में कहा था कि किसानों की कटवा करेंगे, इन्होंने ऐसे कौन डाल दी कि किसान उस कैडर में ही नहीं आए, किसान उस कैडर में नहीं कर्ज माफ हो सके। रीटा जी आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, मैं ऐसे मैं तभी आंकड़ों पे बात कर रही हूँ, तभी मैं आंकड़ों पे बात कर रही हूँ, हमारे तभी मैं हाथ आंकड़ों में पे बात कर रही हूँ। दे दूंगा। ये तो पैसा देने की बात तब होती है इन्होंने जब सरकार जो चलाता है वो महिलाएं देखिए, इतनी बेवकूफ नहीं है। वो हुजूल बातें करी, संविधान खतरे में है, 1 लाख रुपए देंगे। आपकी पार्टी के लोग भेजे होंगे अपने कार्यकर्ताओं को बिना सरकार देखिए ये जनता में, देखिए सुनिए अच्छा हुआ ये जीते, नहीं तो पता ही क्या कहते, ईवीएम हैक है, ये कहते थे संविधान लूट लिया, संवैधानिक व्यवस्था पे हमला करते, लोकतंत्र पे हमला करते। आज अगर ईवीएम चली सही तो आज ईवीएम सही है। चले ठीक है ईवीएम बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। ठीक है चंचल जी, एक मेरा सवाल कहीं हाँ ठीक है में हमारे कैंडिडेट को ठीक है उपाध्याय जी ईवीएम सही है, लोकतंत्र भी बचा हुआ है, अभी खतरे में नहीं है, अभी खतरे के बाहर है, अभी खतरे के बाहर है। ठीक है आप आइए हम लोग कल से ही चर्चा करें। देखिए अभी ईवीएम भी ठीक है, लोग ठीक है चंचल जी, ये जो इस बार बहुत इस तरीके की बातें होती थी, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन ये सब ठीक है और लोकतंत्र भी बच गया, ईवीएम भी ठीक है। चलिए बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, ईवीएम की बात करने वाले अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखना तो सबसे पहले 2009 में आडवाणी जी ने ईवीएम का विरोध किया था। और शायद ऋचा जी, वो एक कहावत है ना कि जब आदमी इंसान अपने आंखों पर रंगीन चश्मा लगा लेता है उसे सारा संसार रंगीन दिखाई देता है। झूठ बोलने वाले ये लोग हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, हमारा मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ ऊपर हमारे ऊपर आप लगाते हैं। बताओ 15 लाख रुपए का क्या किया आपने? बताओ 2 करोड़ रोजगार का क्या किया आपने? बताओ आपने कहा था कि 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, बताओ 2022 तक आपने कहा था कि हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, बताओ 100 दिन के अंदर काला धन लाने के लिए कहा था आपने, क्या हुआ? झांसेबाजी जुमलेबाजी। ऋचा जी मैं आपको बताऊं कि झांसेबाजी जुमलेबाजी का जनता ने करारा जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने। और मैं बता दूं कि आप इस बात को सोच लीजिए, इस घमंड में कतई मत रहिए। मतलब मुझे हंसी आ रही है इस बात को खुद से हार गया। सुन लो भैया, अब सुन लो मैडम, कांग्रेस के कार्यालय के बाहर लोग लाइन लगाए हुए हैं। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों को भेज दिया होगा आप लोगों ने, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं। बीजेपी का चाल जो चेहरा हम लोग को बारे में पता है, लेकिन वो झांसेबाजी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली। अब जनता का काम करना पड़ेगा और जनता जो प्रधानमंत्री जी ने बना दिया था कि 2 लोग देश चलाएंगे। ठीक है चंचल जी, जनता का काम करना होगा। ठीक है जनता ने आपको मौका दिया, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आ गई हैं, पूरा करने पड़ेगा। चंचल जी बहुत मौका मिलेगा, सेवा करने का बहुत मौका मिलेगा। 5 साल, अगले 5 साल तक खूब आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। खूब सेवा कीजिए, किसी ने नहीं रोका, इसलिए जनता ने चुना है। ठीक है, अरे अच्छी बात है, आपने कहा कि जनता की सेवा करना होगा तो चुन तो लिया, 37 सीटें तो दे दी। आप बताइए कौन सा तर्क है कि लोग आगे लाइन लगा दिए 1 लाख रुपए उनको कैसे देंगे? अब ये लखनऊ की बात किया। ठीक है करते हो भाई, जनता देखते हुए लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या बातें कर रहे हो आप? अरे ये बताओ ना, 10 साल में जो मोदी जी का काला कारनामा था, सबको जनता ने उसका बहिष्कार किया। चलिए ठीक है, ऋचा जी बोलिए। 10 साल आपने काले कारनामे किए जो 292 तक अभी आके रुके हुए हैं एनडीए गठबंधन वाले, नहीं तो और अप एंड डाउन हो सकता था। शायद ऋचा जी के खाते में 15 लाख रुपए आ गए होंगे। अरे बोलने घर में गैस ठीक है 15 लाख की जवाब लीजिए। ठीक है 15 लाख, चलिए। नहीं, इनके घर में गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा होगा। चलो ठीक है, जिस राज्य में जाते हैं, जहाँ राज्य चुनाव होता है वहाँ कहते हैं गैस सिलेंडर 400 मिलेगा। तो झूठ बोलने वाले लोग हैं।
चले ठीक है, जी। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा इन लोगों के दिमाग में एक इमेज डालना चाहती हूँ। उनको ये चीज समझनी चाहिए कि ये किस वोट की बात कर रहे हैं। जनता ने जितना भरोसा हमें 2014 के बाद से दिखाया है, आज भी 2014 में चुनाव हुआ था तब हमको 41% वोट मिले थे पूरे नेशन के, ठीक है। 2024 में जब चुनाव हुआ है तो हमारा परसेंटेज 42% है। अब एक चीज बताइए, तो हम किस मुंह से जनता को ये बोले कि जनता ने हमें धोखा दिया। दूसरी चीज मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि हाँ, आपने एक काम बहुत अच्छा किया, मजहबी ध्रुवीकरण, जिसकी आप एक्सपर्ट रहे हैं। दूसरी बात, आज आप कितना चिल्ला के कह रहे हैं हम जीत गए। अरे जीते कहाँ भैया, भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 लेके आई है भाई साहब। बहुमत में आ रही है क्या? सुनते रहिए। बहुमत मुझे में आ भी गई? हंसी आती है लोग तक। हाँ, हंसी मेरी आ बात रही है। पूरी, बहुमत मेरी पूरी में आ बात नहीं। सुनिए। मेरी अच्छा, पूरी एक बात बात आप सुनिए, बताइए, मेरी बात 240 तो सुनने मानना दीजिए। पड़ेगा भारतीय आप जनता क्या पार्टी बोल रहे अकेले हैं? है ना। का वोटिंग अगर आप परसेंटेज देखिए, समाजवादी मैं पार्टी का दोनों के बीच में नहीं 2022 का बोल वोटिंग रही हूँ। परसेंटेज आप बीच में नहीं लोग तो बोल रही हूँ। आप33% सभी चुनाव लोग पा गए मिलके थे। बोली हूँ। अब ये हम गलत कहें चीज, कि हम गलत जीत चीज, गए, गलत चीज, गलत चीज, गलत चीज। मैं दोनों के बीच में नहीं बोली हूँ, मुझे मेरी बात रखने हाँ, दीजिए, ठीक है, नहीं, नहीं, क्योंकि ठीक है। आप इस चैनल के माध्यम से बहुत से वो लोग वो भी देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा कार्यकर्ता कोई भी तरीके से निराश ना हो, इसलिए मुझे बात रखने का मौका ये मीडिया बिल्कुल देता है। पूरा मौका है, आप पूरे बोलिए। 5 साल, जिसपे आपने 5 साल पूरे समय पे शक किया। 240 पूरी लेके आई है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 2014 के बाद से 2024 तक उसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ विकास और अपनी केवल बातों को लेकर सस्टेन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो विपक्ष को दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के आप कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम बहुत थिन मार्जिन से आ रहे हैं, मतलब जो 2000-3000 से, जैसे एक सलेमपुर हो गई, हरौरा हो गई, हमीरपुर हो गई, ये सब ऐसी सीटें हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, हमारे कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाने में कमी रहेगी। नहीं तो अगर आप केवल सीटों को एनालाइज करिएगा, तो अगर हम पूरी भारत की सीटों को देखेंगे, बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हमारे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें गर्व है इस बात पे कि मोदी जी ने 2014 के बाद से केवल विकास पे बात किया है, केवल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे बात किया है, केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात किया है। और कांग्रेस पार्टी किस बात पे खो रही, 3 डिजिट में नहीं पहुंची है भाई साहब, 99% है। फिर आप बीच में बोल रहे हो। चलिए जवाब दे चलो दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब चलो, उपाध्याय जी अब आप हमने बोले, बात ठीक है, किया ऋचा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ऋचा जी। एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपका देखिए, समाजवादी पार्टी का तो मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा नहीं, अखिलेश यादव खुद ही उसमें 48-50 बार लड़खड़ा गए थे, लेकिन मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा। मुझे बोलने दीजिएगा भाई साहब, बोलने दीजिएगा। आपने पहले चरण के बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, जिसको राजीव गांधी जी लाके हटा दिए इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, ताकि विरासत का पता न चले। अरे भाई सुनिए ना, ठीक है, इतना वक्त नहीं है, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम तक ही बोल पाएंगे, ठीक है। देखिए आप ऋचा जी, ये बताओ 10 साल हो गए, 15 लाख खाते में आप क्या गए? गैस सिलेंडर आपको 1100 चले ठीक है, फाइनल कमेंट दे दीजिए एचएन उपाध्याय जी। ठीक है सर, ठीक है, फाइनल कमेंट, सरकार कौन बना रहा है? उनसे बात करिए जो अभी ठीक है, आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए भाई साहब, क्या एक आप उदाहरण लोग दे झांसेबाजी वाला काम सुनिए ना, सुनिए एक नहीं, मिनट आप रुक मुझे जाइए। बताओ ना, आपने भी कहा कि ऋचा जी, एचएन उपाध्याय को बोलने दीजिए, नहीं बोलने नहीं दिया। सुनिए चंचल जी, जाके सुनिए, एक बूथ है रामपुर, जाके पूछिए वहां पर 2-2-2.5 के आसपास मुस्लिम, मतलब 100% मुस्लिम गांव है। 2,500 वोट पड़ा है, 535 प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। एक प्रधानमंत्री आवास में 3 लाख रुपए आते हैं आपके सीधे चलो खाते ठीक में। है, गिनती करिए गांव में कितना बताइए, पैसा गया हुआ जानकारी है। करिए आपको। फालतू बातें करते हैं आप प्रधानमंत्री लोग। आवास के तहत 1 लाख अच्छा ऋचा जी, ठीक है, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री जी ने राशन दिया और आप बात कर रहे जानकारी हैं नहीं फालतू आपको। की। पैसा का ऋचा जी, सिर्फ बोलना काम नहीं, डिबेट में सुनना भी होता है। बोलना नहीं, सिर्फ सुनना भी होता है, ठीक है। उपाध्याय जी को भी सुन लीजिए, ऋचा जी, लगातार आप आप भी बोलोगे तो नहीं हो पाएगा ना, डिबेट ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं होगा। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ठीक गाँव है, से कोई ठीक लेना नहीं होता है। है, नहीं, ये तरीका नहीं है ऋचा राजपूत, ये तरीका नहीं है। अन्य पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए, सिर्फ आप बोलेंगे, आप अन्य को सबके नहीं बारे में बोलने बोल दीजिए, रही ये तरीका डिबेट का नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है ऋचा जी, तो ये बीच में बोलते ठीक है। कि 15 लाख क्यों उपाध्याय नहीं जी, दिए, फाइनल 15 कमेंट प्लीज, बोलने ठीक है, ठीक है जी ऐसा है। हाँ रीटा जी, आप हमको बोलने दीजिएगा। आपने कहा कि कई सीटें हमने 1000 से 2000 से जीती। हमारे बांस गांव में सदर प्रसाद जी 100 वोट से हारे हैं, वो भी हरा दिया गया प्रशासन द्वारा। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 1000 वोट से वो बार बार चिल्लाता रहा कि रिकाउंटिंग, उसकी कोई सुनवाई नहीं। आप अपने हारने की बात करती है, कितने 100 से जीती है ये बात नहीं करती है। वो तो हम लोग से पूछे। अंत में 8-10 सीट हमारा घबराया है। अगर प्रशासन
सही से करता तो 8-10 सीट हम लोग और जीतते और सरकार हम लोग कायदे से बनाते। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, और ठीक है। दूसरी बात आपने कहा कि हमने वादा, आपकी बात की, वादा हमने किया, हमने रोजगार की बात की, हमने किसानों चलिए की अजय बात उपाध्याय की, जी, हमने माफी के NDP साथ की। रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी खूब चलेगी और अब यह है कि क्या हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा भी संशय है। लेकिन बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग आश्वस्त हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ये कोशिश होगी, अब जिसकी संख्या बल ज्यादा राष्ट्रपति उनको आमंत्रित करेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, संख्या बल अपने आप प्रूव कीजिए। वैसे एनडीए के पास अभी है और ये संख्या बल, अगर कोई इधर उधर नहीं जाता है तो इसको लेकर थोड़ा आप 1-2 दिन इंतजार कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।